हेलो बच्चे, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का शॉर्ट रिवीजन यानी फार्मूला रिवीजन। यानी इस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्लास 11th का जो है हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले फोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन, फोर्स क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है। उसके बाद इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यानी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स देखेंगे। उसके बाद आपका जो भी है पुल्ली ब्लॉक यानी ये बीडी बनाना सीखेंगे। उसके बाद आपका सूडो फोर्स, वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग, कटिंग, टेंशन, जितना भी चीज़ है हर एक चीज़ देखेंगे। फ्रिक्शन, सब कुछ को मिक्स करके बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चीज़ को आपको कवर करेंगे, और जिससे आप एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा कोशिश ज़रूर रहेगा कि ये जो आपका शॉर्ट रिवीजन यानी आप शॉर्ट नोट भी यहाँ से बना सकते हैं अपने कॉपी में, तो ये शॉर्ट रिवीजन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें पूरे जेईई मेंस का, नीट का, प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स जो है, आप फोर्स को समझ ले, पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये सब जानते हैं, बचपन में आप लोग पढ़े हैं। किसी चीज़ को खींचते हैं चाहे धक्का देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स। एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमको डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत हो, एंड ऑल्सो अवे करेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी बस याद करना है आपका। शॉर्ट नोट मतलब आपको हम पढ़ा रहे हैं शॉर्ट रिवीजन। आप इसको लिख सकते हैं कॉपी पे, एक डायरी पे लिखिए। एसआई यूनिट फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। एमकेएस यूनिट न्यूटन होता है। सीजीएस यूनिट डाइन होता है। और एक न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। जो फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है mL/T⁻²। तो फोर्स के बारे में हम लोग देख लिए। अब फोर्स का टाइप देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ फोर्स में दो तरह के फोर्स होता है। पहला एक जो है कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स। और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब जो फोर्स फिजिकली कांटेक्ट में लगता हो, यानी फिजिकली जो इसमें कांटेक्ट होगा उसमें, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में फिजिकली टच हो। मतलब किसी ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसको फिजिकली टच होता है, यानी फिजिकली टच में जब लगेगा तो उसको हम बोलेंगे कांटेक्ट। और विदाउट फिजिकली कांटेक्ट लगेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हो गया कांटेक्ट फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण। वो भी लगता है आपको जब तक, जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है तो जब तक इस सरफेस आपका कांटेक्ट में नहीं रहेगा तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यानी आगे खींचिएगा तो ये किधर खींचेगा, धक्का देगा पीछे, तो जब कांटेक्ट रहेगा तभी फोर्स लगेगा। तो कांटेक्ट फोर्स कैसा फोर्स हो गया, वो आपका फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स। इस तरह से टेंशन फोर्स भी हो गया आपका कांटेक्ट फोर्स, चाहे नॉर्मल फोर्स हो गया। ये सब देखेंगे, ये सब क्या होगा, एयर रेसिस्टेंस भी कांटेक्ट फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स कांटेक्ट फोर्स। अब उसी तरह से नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लीजिए कोई ब्लॉक को आप हवा में छोड़ देते हैं, फिर भी किधर गिरता है, नीचे। अर्थ में अगर टच नहीं है तब पर भी किधर गिरता है, नीचे। तो यानी ये जो बिना कांटेक्ट के लगता है, मतलब बिना टच का ही लग रहा है फोर्स, यानी क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस चार्ज और प्लस चार्ज रख दिए तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे टच नहीं है फिर भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा हो गया, नॉन कांटेक्ट। मैग्नेटिक फोर्स जो चुंबक के बीच में लगता है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल मान लीजिए, रिपेल करेगा, तो वो क्या हो गया, नॉन आपका। ये सब एग्जाम्पल नॉन कांटेक्ट होगा। बस टाइप में आपको शॉर्ट नोट में बस ये लिख देना है और इसके नीचे लिख देना है, ये लिख देना है और नीचे लिख देना है। हमारा कोशिश रहेगा कि जितना कम से कम समय में आपका हर एक चीज़ को हम पढ़ा दें। अब हम लोग देख रहे हैं न्यूटन का नियम। न्यूटन का 3 नियम था, यानी न्यूटन का जो नियम था वो कितना नियम था, 3 नियम था। ठीक है, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, यानी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहा कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा,
यानी ये कैसे एक्सप्रेस किया और क्या एक्सप्रेस किया, इस चीज़ को समझिए। पहला नियम जो है वह फोर्स के डिफिनीशन के बारे में बताया है। यानी यही जो पहला नियम है वह डिफिनीशन दिया, किसका, फोर्स को डिफाइन किया। और यही जो है, यही पहला नियम जो है वो दिया आपका इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, किसके बारे में, इनर्शिया के बारे में। तो पहला नियम को पहले समझते हैं। तो पहला नियम कहा और यही इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया। तो पहला नियम क्या कहा कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कि बाहरी फोर्स ना लगे, यानी उस बॉडी पे बाहरी फोर्स ना लगे। यानी क्या हो गया कि बॉडी क्या होगा, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा। कब तक, अनलेस एक्टेड ऑन ए अनबाइलेंस फोर्स, जब तक उस पर बाहरी फोर्स मतलब नेट फोर्स जो है उस पर जो वो जीरो रहेगा, तब तक वह बाहर मतलब वो मूव नहीं करे, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में, तब तक जब तक कि बाहरी फोर्स ना लगे। यदि अनबाइलेंस फोर्स लग गया, यानी बाहरी फोर्स लग गया, मतलब फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बोला, पहला नियम कहा कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट कीप मूविंग। अब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अब मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो इस तरह से इस चीज़ को ही बताया। उसके बाद ये आपका यही जो था वो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया। तो सबसे पहले हम इनर्शिया को अच्छा समझते हैं। तो इनर्शिया जो है, इनर्शिया, इसको एक लाइन पहले समझिए, क्योंकि जब आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है तो हम कोशिश ऐसा करें कि आपका टोटल के टोटल चीज़ को समझ जाइए, इसलिए आप इसको देख लीजिए। इनर्शिया जो है, इनर्शिया एक्चुअल में है क्या, इनर्शिया जो है वो एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है। और कौन सा प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बॉडी को अपने स्टेट को मेंटेन करके रखना चाह रहा है, मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। तो इसी जो प्रॉपर्टी को, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। यानी इनर्शिया किसके बारे में बताया कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यही जो गुण है बॉडी का, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो मेंटेन करने का जो प्रॉपर्टी है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया तीन तरह का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, अगर बस में बैठे हैं और अचानक जो है बस स्टार्ट कर देता है, तो पैसेंजर किधर गिरता है, पीछे की तरफ, यानी पैसेंजर इन बस फॉल बैकवर्ड व्हेन इट स्टार्ट सडनली। अचानक अगर बस में आप बैठे हैं और अचानक बस स्टार्ट होता है तो आप किधर गिरते हैं, पीछे की तरफ। मतलब बॉडी क्या कर रहा है यहाँ पे, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, वो क्या कर रहा है अपने, तो अगर उसको आप मोशन में लेना चाह रहे तो कह रहा है नहीं, हम रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहेंगे, तो बॉडी किधर मुँह घूम जाता है, पीछे की तरफ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। रेस्ट को अपोज करेगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, मोशन को अपोज करेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। जैसे अचानक आप बस में जा रहे हैं, क्या एक ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारा आपका रोकना चाह रहा है, यानी किधर झुक जाते हैं आप, आगे की तरफ। और यू टर्न वाला जो एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए अचानक किसी बस से आप टर्न लेते हैं कहीं टर्निंग पे, तो क्या होता है, जैसे जैसे टर्न लिए तो आप फेंकाना किधर चाहते हैं, बाहर। मतलब आप टर्न लिए इधर तो बॉडी किधर मुड़ता है, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब आउटवर्ड की तरफ फेंकाता है, यानी एवे जाता है उससे। तो आ गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसको समझ लेना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनर्शिया क्या होगा, जो इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। मतलब दो आदमी को दौड़ा दिया जाए रोड पे, दो आदमी को दौड़ा दिया जाए, एक मोटा आदमी है, यानी जो आप एक आदमी जो है वो हेवी है, एक मोटा है, और एक जो है एक पतला आदमी है। अब दोनों को दौड़ा देंगे रोड पे और कहेंगे अचानक रुको, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगा, मोटा वाला को। यानी जो मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो पहला को। यानी इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, यानी मोर मास
मोर इनर्शिया। बस ये नोट में, शॉर्ट नोट में बस इतना ही लिखिएगा, ज़्यादा नहीं। यानी आपसे पूछ सकता है कि पहला नियम क्या दिया, तो पहला नियम है जो डिफिनीशन दिया फोर्स का, पहला नियम ही जो इनर्शिया कॉन्सेप्ट बताया। सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स का फार्मूला दिया। सेकेंड लॉ जो है आपका किसका फार्मूला दिया, फोर्स का, कि फोर्स का फार्मूला होता क्या है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी सेकेंड लॉ ही कहा कि एक्सेलरेशन जो है किसी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का, मतलब फोर्स जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा। और मास जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन, मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन घटेगा। यानी देखिए मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन, मोर मास लेस एक्सेलरेशन। तो आपको जो इतना जो बॉक्स करके जो नीला और जो आपका हरा से जो बनाए हैं ये बैगनी से, इसी को आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट में डाल देना है। अब चलिए हम लोग समझते हैं इस थर्ड लॉ के, उसके बाद थोड़ा सा इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा लॉ क्या कहा कि नॉन एज एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताया। किसके बारे में, एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताया। तो तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन के बारे में बताया। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, यदि इस दीवार पे आप अगर मारते हैं, चाहे इस पे फोर्स लगाते हैं, अगर ए फोर्स, ये मान लीजिए कोई आदमी ही है जो इस पे फोर्स कितना लगा रहा है, ए फोर्स अगर लगा रहा है, तो ये जो दीवार है वो भी इस पे कितना लगाएगा, ए फोर्स लगाएगा। यानी ये कोई बॉडी अगर बी को ए फोर्स लगाता है तो बी भी ए पे कितना लगाएगा, एफ ही लगाएगा। तो ए जो बी पे लगाया तो हो गया एक्शन, और जो बी जो ए पे लगाया, मतलब ए जो बी पे लगाया वो एक्शन, और बी जो ए पे लगाया वो क्या हो गया, रिएक्शन। यानी जो एक्शन रिएक्शन है वो अलग अलग बॉडी पे लगता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट एग्जेक्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट देन सेकेंड ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो है आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक्शन और जो रिएक्शन जो होता है वो आपको अलग अलग बॉडी पे लगता है। तो नोट में पॉइंट लिख लीजिएगा कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो क्या लगता है, उसके लिए डिफरेंट बॉडी होता है, एक बॉडी पे नहीं लगता है। और एक्शन रिएक्शन कभी कैंसिल नहीं होता है, मतलब एक्शन रिएक्शन जो है वह कैंसिल नहीं होता है। एक्शन और रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल, मतलब ये कैंसिल नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं होता है, ये अलग अलग बॉडी पे लगता है। तो आप फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ समझ गए। और देखिए ये जो आपका जो है सेकेंड लॉ जो बताया, एक और बताया था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा फोर्स का उतना ही वैल्यू क्या होगा, घटेगा। सेकेंड लॉ का जो एग्जांपल है, जो बॉल को जो हम कैच करते हैं तो हाथ को किधर खींचते हैं, पीछे, तो किसका एग्जांपल है, सेकेंड लॉ का एग्जांपल है। चाहे आप इससे आप समझ सकते हैं थर्ड लॉ का, जैसे मान लीजिए रॉकेट जो अभी देख रहे थे चंद्रयान जो आपका 3 जो लॉन्च हुआ था, तो नीचे जो फायर निकलता है तो रॉकेट किधर जाता है, ऊपर। यानी ये नीचे लगा है एक्शन, तो इसके ऊपर क्या लग गया, रिएक्शन। अब सेकेंड लॉ को थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। तो न्यूटन जो सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ कहा था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यानी मेन जो आपका फार्मूला है यही है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो यहाँ पे दो केस बन सकता है, क्योंकि पी इज इक्वल टू होता है मोमेंटम और पी इज इक्वल टू जो फार्मूला जो होता है वो फार्मूला जो होता है आपका पी इज इक्वल टू होता है एम भी। क्या होता है, एम भी। तो या तो मास वेरिएबल हो सकता है और नहीं तो भी वेरिएबल हो सकता है। मास वेरिएबल है तो भी कांस्टेंट होगा, अगर वेरिएबल भी वेरिएबल यानी वेलोसिटी वेरिएबल है तो मास कांस्टेंट होगा। तो इस केस में क्या लगेगा फार्मूला, तो हम रख देंगे क्या, अगर हम रख दें पी के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, एम भी रख देंगे बाई डी टी। तो देख रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल है, यानी मास वेरिएबल है, तो मास अंदर आ जाएगा और जो कांस्टेंट हो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, डी एम बाई डी टी। यहाँ पे डी एफ इजकल टू वी डी एम बाई डी टी। यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी है, और डी एम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ मास इजेक्ट या रेट ऑफ फ्यूल वर्न। इस तरह से, यानी रॉकेट वॉकेट के केस में, रॉकेट प्रोपल्सन में ये सब यूज करते हैं। इस केस में आप देख रहे हैं तो क्या लिखिएगा, एफ इजकल टू यहाँ पे लिख रहे हैं तो एम कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी।
और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। दिया गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नोट में एक और डाल लीजिएगा, अगर मान लीजिए फोर्स एक्स में लग रहा है, हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर फोर्स एक्स में लग रहा है तो मोमेंटम किस में बदलाव होगा, एक्स में, अब बाई डी टी। इसी को आप लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन किधर, एक्स की तरफ। अगर वाई में फोर्स लग रहा है तो क्या लिखिएगा, डी पी वाई अपॉन डी टी। इसको लिख सकते हैं एम इंटू ए वाई। अगर मान लीजिए अगर जेड में लग रहा है, जेड में, तो क्या लिखिएगा, डी पी जेड बाई डी टी। इसको क्या लिख देंगे, एम ए जेड, इस तरह से लिख देंगे। अगर तीनों को सम लिखना होगा तो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। इस तरह से हम फोर्स को क्या लिख दिए, डायरेक्शन के टर्म में। अगर यही पूछता कि मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर आई के बगल वाला के स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला के स्क्वायर प्लस के बगल वाला, इस तरह से। तो हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ समझ गए, इतना चीज़ देख ली। अगर देखिए हमारा कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता देना, ये आपको शॉर्ट नोट बनाना है, आपको इससे ए टू जेड लिख देना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम मोटिवेट होकर ज़रूर अगला वीडियो डालें। कि आप लोग देखिएगा तो ज़रूर हम अपलोड करेंगे। जितना बार आपको अच्छा लगे उतना बार आप कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। तो इम्पल्स क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन शॉर्ट ड्यूरेशन आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। मतलब एक ऐसा फोर्स जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, यानी एक बहुत तगड़ा फोर्स। जैसे कोलिजन होता है तब जब देखते हैं एक बहुत लार्ज अमाउंट का जो फोर्स लगता है किसी बॉडी पे शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। इसका जो हम डोनेट करते हैं वो आई से डोनेट करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है आई इक्वल टू एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। ये यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड। एक इम्पल्स को इंटीग्रेशन के टर्म में लिखे हैं एफ डेल्टा टी। मतलब आप लोग हम लोग पढ़े थे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डी पी बाई डी टी। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा टी। और चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो एफ डेल्टा टी को भी क्या बोलेंगे हम, इम्पल्स। ये देखिए इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या देता है, एरिया। क्या देता है, एरिया। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या देता है हमको, एरिया। तो यानी याद रखना है कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा तो उसका एरिया क्या देगा, जो एरिया जो बॉन्ड होगा उस एरिया क्या देगा। तो एरिया जो होता है जो क्या देता है हमको, इम्पल्स। यानी इम्पल्स इक्वल टू ऊपर वाला एरिया को प्लस में, नीचे वाला एरिया को माइनस में, इस तरह से लिख देंगे। और इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इस तरह से हमको याद रख लेना है। इम्पल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आपका शॉर्ट रिवीजन है तो शॉर्टकट की तरह ही रहेगा। तो आप वन शॉट है, आप उसको आप अलग शॉर्ट नोट बना ले डायरी में। सबसे पहले समझें कि वेट क्या होता है। वेट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। और वेट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, mg होता है। यानी और यूनिट क्या होगा, न्यूटन। यहाँ पर देख रहे हैं जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको याद रख लेना है। जी का जो वैल्यू होता है 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नॉर्मल फोर्स क्या है, यदि ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक जो दिख रहा है ब्लॉक इस ज़मीन पे दबाव नीचे दे रहा होगा तो ज़मीन भी जो सरफेस भी है एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। जो भी सरफेस टच में रहता है उसके परपेंडिकुलर, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। जैसे इस पे इंक्लाइनेशन पे कोई ब्लॉक रखा है, ये सरफेस टच में है तो इस पे जो परपेंडिकुलर लगे ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो भी सरफेस टच में रहता है उसके परपेंडिकुलर लगता है। टेंशन फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स जैसे मान लीजिए ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा हो, mg, तो ऊपर में क्या लगे, टेंशन। क्या लगे, टेंशन। यानी धागा के द्वारा लगने वाला फोर्स, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, यानी रॉप के द्वारा और रॉड के द्वारा और रस्सी के द्वारा, सब के द्वारा जो लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स।
टेंशन फोर्स ऑलवेज कैसा नेचर का होता है? पुलिंग नेचर का, पुलिंग नेचर का होता है, ऑलवेज खींचने वाले नेचर का होता है। अब देखने जा रहे हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स। क्या देख रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, अभी नेचुरल लेंथ मान लीजिए कितना पे? L0 पे है। कितना पे? L0 है। अब इसको क्या करते हैं हम? इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यानी इसको हम लंबड़ा देते हैं। तो पहले L0 था, मान लीजिए, अब x क्या कर दिए? इसमें हम लंबड़ा दिए, इधर x लंबड़ा दिए। तो जैसे ही फोर्स इधर लगाइएगा तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा, और स्प्रिंग किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। यानी स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला फोर्स, यानी स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप क्या कीजिए, जैसे स्प्रिंग को आप क्या करते हैं? इलोंगेट कीजिए, लंबड़ाइए, चाहे कंप्रेस कीजिए, तो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आप इसको लंबड़ा रहे हैं तो स्प्रिंग क्या करेगा? इधर खींचेगा। तो स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पे आने के लिए एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स का। अब जितना ज़्यादा लंबड़ाइएगा, जितना ज़्यादा एक्स उधर लंबड़ाइएगा, उतना ही स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप इधर लंबड़ा रहे हैं, आप जैसे हैं, आप इधर एक्सपेंड कर रहे हैं, लंबड़ा रहे हैं उधर, तो आपको जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा जस्ट उसका उल्टा लगेगा, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। मतलब पॉजिटिव एक्स में आप लंबड़ाइएगा, यानी खींचिएगा, तो आपको फोर्स उस पर कितना लगेगा? नेगेटिव एक्स में। यानी एक्स पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। और यहाँ से जैसे ही हटता है तो एक कांस्टेंट आता है माइनस ऑफ के एक्स। बस आपको ये फार्मूला लिखना है, स्प्रिंग फोर्स का ही फार्मूला हो गया। तो के क्या है यहाँ पे? के जो देख रहे हैं वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। के जो आपका यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। के के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। के जो है यहाँ पे वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट। के जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का नेचर कैसा है, और लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के लंबाई पे और नेचर पे। लेंथ जितना ज़्यादा होगा स्प्रिंग का, उतना ही स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा। यानी लेंथ जितना ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम होगा, इन्वर्सली होता है। यानी लेंथ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे सपोज कीजिए कोई मान लीजिए स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग का जो आपका समझिए, स्प्रिंग ले लिए हम, स्प्रिंग का लेंथ अभी L0 था, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था। अब इसको दो टुकड़ा कर दिए, दो टुकड़ा कर दिए, L0/2 और L0/2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो हम अभी बोले कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? जो आपका K इंटू L जो होता है वो कांस्टेंट होता है। K इंटू L क्या होता है? कांस्टेंट। तो पहले क्या था? K इंटू L0, अब बाद में एगो का अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? K डैश इंटू L0/2। तो क्या हो जाएगा आपका? नयका जो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। यानी लेंथ को, स्प्रिंग के लेंथ को हाफ कर दिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, इन्वर्सली होता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा शॉर्ट नोट में। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज होता है पुलिंग और पुशिंग नेचर दोनों होता है। पुलिंग नेचर भी होता है और पुशिंग भी होता है, पुशिंग नेचर भी होता है। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग भी हमको क्या करता है? खींचता है। तो जब हम एक्सपेंड करते हैं तो पुलिंग नेचर शो करता है, और जब कंप्रेस करते हैं तो पुशिंग नेचर शो करता है। इस सब भी शॉर्टकट में डाल दीजिएगा। मान लीजिए कि 2 ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है। हम आपसे पूछेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो सिस्टम मान लेंगे। और इस सिस्टम पे देख रहे हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? F/m, यानी ए नेट मास, टोटल मास लेंगे। तो टोटल सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है? F, और मास कितना है? m1 प्लस m2। ये शॉर्टकट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक नहीं रह के यहाँ पे 5 ब्लॉक भी अगर देता और बोलता कि आप निकालिए, इस तरह से अगर दे देता और कहता है m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, इधर से आपका दे देता मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है,
और बोलता है कि बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है F1, और मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये शॉर्टकट हो गया। अगर इस तरह से देता है कि मान लीजिए इधर से एक फोर्स लग रहा है F1 और इधर से लग रहा है F2, आपको बोल देता है कि F1 के वैल्यू जो है F2 से बड़ा है, तब एक्सेलरेशन बताइए। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो क्या लिख दीजिएगा, इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, जो बड़ा कौन है F1, यानी एक्सेलरेट करेगा इधर। तो क्या कर रहा है कि जिधर एक्सेलरेट कर रहा है और जिसे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको हम प्लस में लेंगे और उसके उल्टा होगा और माइनस में। क्या लिख देंगे, F1 माइनस F2 टोटल फोर्स अपॉन M1 प्लस M2। ये भी एक शॉर्टकट हो गया, बनाने का एक तरीका हो गया। अगर इस केस में आपको नॉर्मल फोर्स पूछता, पहले सिंपल देखिए, अगर एक को रहता है आपसे पूछ दे कि नॉर्मल फोर्स क्या है, तो अगर मान लीजिए m मास है तो नीचे क्या लग रहा होगा mg और ऊपर में क्या लगेगा नॉर्मल। बॉडी किस में इक्विलिब्रियम में है, मतलब नॉर्मल जो फोर्स होगा वो किसको बैलेंस करेगा, mg को। सेम उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल पूछता है, इस दोनों के बीच में अगर नॉर्मल पूछता यानी नॉर्मल फोर्स किधर लगता है ऊपर, तो अगर n1 पूछते हैं तो आप सीधे समझ जाते कि यहाँ पे अपने हाथ को रख दीजिए और देखिए हाथ पे कितना ब्लॉक के कारण आप पे हाथ पे दबाव आ रहा होगा। तो आपके हाथ पे सिर्फ एक ब्लॉक m1 के कारण आ रहा होगा, यानी नॉर्मल फोर्स n1 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, m1 इंटू जी हो जाएगा। यदि हम आपसे पूछते हैं कि बताइए यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होता है, यानी 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे हाथ रखिए, इस पे जैसे ही हाथ रखिएगा तो कई गो ब्लॉक, एक और एक दो ब्लॉक के कारण दबाव आएगा। यानी N2 अगर पूछते तो ऊपर में जितना मास है उसको जोड़ देते हैं और इंटू जी कर देते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया m1 प्लस m2 इंटू जी। यदि आपसे पूछते कि N3 पूछते, अगर इसके बीच में पूछते हैं तो ऊपर में कितना, 1 2 और 1 3, क्या लिखते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। ये शॉर्टकट हो गया। अगर m4 पूछते हैं, इसके बीच में पूछते हैं, तो ऊपर में जितना मास है उस सबको जोड़ दीजिए और इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका आ गया n1 n2 n3 और n4। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल फोर्स निकाल लेंगे। अब इसी तरह से टेंशन फोर्स में शॉर्टकट क्या होगा, अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे टेंशन को क्या होगा, तो इसमें जो टेंशन देख रहे हैं मान लेते हैं इसको T1 मान लिए, क्या मान लिए T1, इसको मान लिए T2, इसको मान लिए T3। आपसे पूछेंगे T1 T2 T3 क्या होगा। आपसे पहला एक क्वेश्चन पूछे हम कि बताइए कि जो टेंशन जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसमें देख रहे इसमें ज़्यादा होगा कि इसमें ज़्यादा होगा कि इसमें ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा तनाव जो आ रहा है किस में आ रहा है, तीसरका वाला में आ रहा है। यहाँ से आप उठाइएगा तो तीनों ब्लॉक को उठाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा टेंशन क्या होगा, T3। यानी अगर पूछा जाए आपसे कि किस में टेंशन ज़्यादा होगा, तो T3 ज़्यादा होगा, तब T2 होगा और तब T1 होगा। वही पूछते T3 का वैल्यू कितना होगा, तो सीधे देखिए यहाँ से इस धागा से कै गो अटैच है, तो 3। तो पूरा तीनों को एक सिस्टम बना लेंगे और हम क्या करेंगे, लिख देंगे m1, नीचे जितना भी मास होगा उस सबको जोड़ देंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। यही अगर T2 पूछते तो नीचे देखिए कितना मास लटका हुआ है, यही ना धरती में, इस दोनों को खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाएगा। अगर इससे पूछा जाए T1 पूछते तो T1 कितना हो जाता है, m1 इंटू जी हो जाता है। मतलब जैसे आपको टेंशन यहाँ पूछ रहे हैं तो ये तीनों ब्लॉक के कारण नीचे दबाव आ रहा है, यहाँ पूछ रहे हैं तो तीनों 2 ब्लॉक के कारण, यहाँ पूछ रहे हैं तो सिर्फ 1 के कारण आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट सीख लिए, आप ब्लॉक बना के आराम से लिख सकते हैं। निकालने के लिए कह देगा तो एक्सेलरेशन कैसे निकालिएगा, तो देखिए इस पर फोर्स नीचे लग रहा हो m1 जी और इस पर लग रहा होगा m2 जी। हम मान लेते हैं कि m1 के मास m2 से ज़्यादा है, तो ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। तो सबसे सिंपल आपको देखना है कि ये जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। अगर इसका शॉर्टकट बनाया जाए तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। तो क्या लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इस पे देख रहे हैं कि ये उसको हेल्प कर रहा है, मतलब जो ये जो फोर्स लग रहा है वो हमारा
एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है उसको प्लस में ले लेंगे। ये इसको ले जाना चाह रहा है, इसको रोक रहा है, तो इसको क्या ले लेंगे हम, माइनस में ले लेंगे। तो टोटल फोर्स हो गया डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 बाई नीचे में क्या कर देंगे, टोटल जितना भी मास है उसको हम रख देंगे। अगर इधर एक्सेलेरेट करते रहता, ये ब्लॉक अगर इधर आता, ये जाता ऊपर, तो अब क्या लिखा था, m2g माइनस m1g अब बाई m1 प्लस m2। तो मतलब समझिए जिधर एक्सेलेरेट करेगा उसको प्लस में लेंगे, जिधर एक्सेलेरेट नहीं करेगा उसको माइनस में लेंगे। वही अगर इसमें टेंशन पूछता है कि टेंशन क्या होगा, दोनों में तो ऐसे टेंशन सेम ही होगा, तो टेंशन क्या होगा, तो टेंशन डायरेक्ट याद रखिए 2 इंटू m1 m2 g अब बाई m1 प्लस m2। तो ये टेंशन का फॉर्मूला होगा 2 इंटू m1 m2 g बाई m1 प्लस m2। तो सीधे इस पर क्या लगेगा, नीचे m2g लगेगा, हो गया। और इधर तक कुछ लगेगा ही नहीं, और नीचे लगेगा तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये नीचे जाएगा और ये किधर जाएगा, आगे जाएगा। तो हमको क्या लगेगा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो दोनों सिस्टम पे देखिए, जो दोनों सिस्टम को उतार के नीचे रख दिए, तो इधर क्या लग रहा है, m2g लग रहा है, इधर कोई रोकने वोकने वाला नहीं। क्या हो जाएगा आपका, जो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, नेट फोर्स टोटल कितना लग रहा है, m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, शॉर्टकट हुआ। अगर इस तरह कराएगा, 3 ब्लॉक है इस तरह से अटैच है, इस तरह से आपका तीनों, तो बोलेंगे कि बताइए इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो नीचे क्या लगेगा, इस पर m1g और इस पर क्या लगेगा, m2g। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए इधर जा रहा होगा तो एक इधर जा रहा, आगे जा रहा होगा तो एक इधर जा रहा, ऊपर जा रहा होगा। हम पूछेंगे एक्सेलरेशन, तो देखो इस सब ले जाना चाह रहा है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, क्योंकि इसके अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, m1g माइनस ऑफ m2g, तो नेट फोर्स हो गया और डिवाइडेड बाई तीनों को मास को जोड़ देंगे, m1 प्लस m2 प्लस बड़का m। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तीनों के मास को जोड़ दिए, तो ये आ गया मेरा शॉर्टकट। इस केस में सब पूरे यहाँ थीटा दिया हुआ, इसमें बोलेगा एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, mg नीचे लगता है, हम लोग जानते हैं इधर क्या लगता है, mg m1g, और ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा, तो इधर क्या टूटेगा, m1g cos थीटा, और इधर जो टूटता है वो क्या टूटता है, m1g sin थीटा। तो बस हमको मतलब सिर्फ इसी से है, मतलब जिधर इंक्लाइन होगा उधर क्या टूटेगा, m1g sin थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, m2g। तो आप देखिए, मान लीजिए कि इधर आप मान लीजिए कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये किधर जाएगा, ऊपर। तो हेल्प कौन कर रहा है, इन्हें हेल्प कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू m1g, मतलब ये जो फोर्स जो हेल्प कर रहा है उसमें से जो रोक कौन रहा है, इन्हें नीचे की तरफ खींच रहा है इसको, तो ये क्या होगा, m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आपका शॉर्टकट एक्सेलरेशन निकालने का आपका फार्मूला बता दिए, शॉर्ट नोट में डाल दीजिए सब। अगर इस केस में तोड़ेगा तो पहले सबसे पहले इधर कंपोनेंट तोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, m1g साइन अल्फ़ा, जो एंगल आता है उसमें m1g साइन अल्फ़ा, मतलब इसका जो mg से mg में साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, फिर इंक्लाइनेशन इधर है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, m2g साइन बीटा। सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए इधर आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देख रहे हैं इसका फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, लेकिन इधर जिधर फोर्स लग रहा है उधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स में क्या हो जाएगा, m1g साइन अल्फ़ा को प्लस में लेंगे और m2g साइन अल्फ़ा बीटा को माइनस में लेंगे, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, m1 प्लस m2। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में होते क्या है, सबसे पहले समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ना, मतलब समझिए हम ऑब्जर्वर को बोल रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ही रेस्पेक्ट में किसी की पोजीशन को, किसी के मोशन को, किसी के एक्सेलरेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो समझिए ऑब्जर्वर है, यानी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, यानी ऑब्जर्वर दो तरह का हो सकता है कि इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। मतलब आप किसी वस्तु को यानी किसी बॉडी को आप देख रहे हो तो हो सकता है, इस मान लो बॉडी को आप देख रहे हो कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो एक बॉडी होगा जो मान लीजिए इसका खुद का एक्सेलरेशन 0 होगा, ये मान लीजिए देख रहा है, और दूसरा कोई मान लीजिए यहाँ पे बॉडी है जो एक्सेलरेशन ए से इसके तरफ आ रहा है। अगर ए इसको देखेगा तो यहाँ पे चाहे ए देखेगा
तो ये दो तरह के फ्रेम हुआ, देखने वाला दो तरह के हुआ ऑब्जर्वर। तो ये जो जिसका एक्सेलरेशन 0 है उसको हम बोलते हैं इनर्शियल। क्या बोलते हैं? इनर्शियल। और जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल। तो यहाँ से जब ये वाला जो बॉडी इसको देखेगा तो एक्चुअल में जो इस पर पूछेगा कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देख रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो क्या होगा? 0। तो रियल में भी इस पर फोर्स कितना लग रहा है? 0। इसको लगेगा भी क्या? 0। लेकिन अगर ये देखेगा इसको तो लगेगा कि ये जो ब्लॉक है इसके तरफ ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो इस पर जो फोर्स होगा वो 0 नहीं लगेगा। यानी देखिए न्यूटन लॉ जो अप्लीकेबल है वो इनर्शियल फ्रेम के लिए, मतलब यहाँ से देखिए तब एक्यूरेट बता पाइएगा, लेकिन खुद को एक्सेलरेट करके देखिए तो एक्यूरेट नहीं बता पाइएगा। तो न्यूटन लॉ अप्लीकेबल था सिर्फ इनर्शियल के लिए, तो नॉन इनर्शियल के लिए अप्लीकेबल नहीं था। तो उसको अप्लीकेबल बनाने के लिए हम एक एडिशनल फोर्स को ऐड किए, उसी फोर्स को सूडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। देखिए तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि क्या है। इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन 0। शॉर्ट नोट में आपको लिखना है एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी या तो कांस्टेंट हो सकता है, चाहे बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो सकता है। न्यूटन लॉ अप्लीकेबल है और इस पे जो रियल फोर्स जो लगता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, न्यूटन लॉ नहीं अप्लीकेबल है। और नहीं अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल बनाने के लिए हम लोग रियल फोर्स में एक नया एडिशनल फोर्स को ऐड करते हैं, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे सूडो फोर्स है क्या। सूडो फोर्स का जनरेशन कहाँ से हुआ? तो जनरेट हुआ कि नॉन इनर्शियल के लिए भी अप्लीकेबल बनाने के लिए हम एक एडिशनल फोर्स को ऐड किए, उसी को क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। ए ऑब्जर्वर है S1, एक ऑब्जर्वर है कौन सा? S2। हम पूछेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे आपसे हम पूछ रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आपसे हम बोले कि विथ रेस्पेक्ट टू S2 के रेस्पेक्ट में एम ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हम देख रहे हैं तो मास तो इसका m है, लेकिन क्या इसका एक्सेलरेशन है? नहीं। तो इस पर कितना फोर्स लग गया? 0। तो रियल में इस पर 0 लग रहा है, इसको देखने पर भी क्या लग रहा है कि इसका फोर्स क्या है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S2 का एक्सेलरेशन क्या था? 0 था, इसलिए। लेकिन अगर इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड है। ये अगर देखेगा किसको? इसको, तो ब्लॉक क्या लगेगा कि इसके पास आ रहा है, यानी इस पे सूडो फोर्स लग जाएगा। किधर? इस डायरेक्शन में लग जाएगा सूडो फोर्स, यानी PS लग जाएगा सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स जो होता है उसका फार्मूला क्या होगा? तो मास लेंगे किसका? हम मास लेते हैं ब्लॉक का और एक्सेलरेशन लेते हैं किसका? ऑब्जर्वर का। यानी देख रहे हैं कि अगर पूछेंगे कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है तो मास लेंगे जिसको देख रहा है उसको, और जोन देख रहा है उसका एक्सेलरेशन लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है। हम पूछेंगे कि बताइए कि अगर ये बॉडी है जो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसके तरफ जा रहा है, तो सूडो फोर्स कितना लगेगा? सूडो फोर्स कितना लगेगा इस ब्लॉक पे? तो क्या लगेगा? इसका मास ले लेंगे और एक्सेलरेशन किसका लेंगे? ऑब्जर्वर का। यानी मास लिया उसका, एक्सेलरेशन इसका, यानी क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में लगेगा? तो ऑब्जर्वर जा रहा था उसके जस्ट उल्टा। ऑब्जर्वर जा रहा था लेफ्ट टू राइट, इस पे क्या लगेगा? राइट टू लेफ्ट। देखिए अगर हम पूछते कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट किधर जा रहा है? ऊपर, तो बताइए कि इस छोटा सा जो ब्लॉक अंदर में रखा हुआ है उस पे नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? यानी लिफ्ट का जो फ्लोर है वो जो इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा? तो नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। और नीचे क्या लगेगा? mg। लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। पहला केस जो लिफ्ट में एक्सेलरेशन क्या है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो आप नॉर्मल फोर्स देखिएगा तो क्या होगा? mg के बराबर आ जाएगा। लेकिन वही यदि लिफ्ट एक्सेलरेट करते रहता, लिफ्ट अगर एक्सेलरेट करता मतलब एक्सेलरेशन किधर है? अपवर्ड की तरफ, ठीक है।
तो इस केस में अगर नॉर्मल देखते हैं तो देखिए नॉर्मल फोर्स ऊपर लगता और नीचे क्या लगता है, धरती माँ के द्वारा mg। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इस पे झटका किधर लगेगा, नीचे, यानी सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, यानी क्या होगा ma। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, mg प्लस ma। तो देख रहे हैं कि इस पे जो यहाँ पे आपको इस तरह से आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। यानी आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ को जब ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उसका मास के मतलब वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब ऊपर जा रहा है तो झटका कितना लगा, नीचे, तो एक एडिशनल टर्म ऐड हो जा रहा है। पहले तो इतना लग रहा है लेकिन इतना ऐड हो जा रहा है। वही केस 2 में देख रहे हैं। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, m कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे g प्लस a होगा। और इसी को लिफ्ट जब ऊपर आया तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g प्लस a। इस तरह से याद रखिएगा। अगर वही केस 2 देख रहे हैं कि लिफ्ट अगर नीचे आ रहा है तो देखिए m में सूडो फोर्स किधर लगा, ऊपर, और नीचे क्या लगा, mg, और नॉर्मल किधर लगा, ऊपर। यहाँ पे जब देख रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा तो नीचे है mg, तो mg माइनस ऑफ ma, क्योंकि इस तो आप लिख दीजिएगा इस तरह से। तो आपका यहाँ से a आ गया और यहाँ पे g इफेक्ट जो होता है g माइनस a हो जाता है। इस तरह से हम लिख, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, शॉर्ट नोट बना भी सकते हैं। समय के कम के कारण हम आपको पूरा अपलोड नहीं कर पाए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें फ्रिक्शन जो है, सर्कुलर मोशन है, सब चीज़ को कवर करेंगे। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इन नॉर्मल फोर्स क्या है जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है उस केस में, ठीक है, रीडिंग जो है उसका, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। चाहे आपका जो स्प्रिंग जो ये सब जो भी पढ़ाए हैं उसका आप शॉर्ट नोट यहाँ से बना सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट मार के आप पूरा बना सकते हैं। तो इस तरह से हर एक चीज़ को इसमें कवर किए। देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हो गया, चाहे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो गया, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो भी है, ये बैंकिंग वाला हो गया, सेफ ड्राइव वाला जो भी देख रहे हैं, हर चीज़ को इसमें है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार के आप क्या कीजिए, आप नोट्स, शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं। तो यहाँ से भी आप बना लीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अब आपके लिए वीडियो अपलोड करते ही रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर कमेंट करें। चलिए धन्यवाद। नाम भी ऐड ज़रूर कर दें मेंशन कमेंट में।